देखिए बेटा आ गई क्या? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद फर्मेंटेशन किस तरीके से प्रोसीड होता है एंड नेक्स्ट हाउ द अदर लिंक पाथवे जिसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल और उससे रिलेटेड इवेंट्स के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसे बिल्कुल नए एस्पेक्ट के साथ यूज करते हैं और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेट्स सी। इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, इफ यू सी द इफ यू सी दिस क्रेब साइकिल, तो ये शुरुआत में देखिए आपको वही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दिखा रखा है। यहां पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में CO2 निकल गई, एस कोएंजाइम ए जुड़ गया और एसिटाइल को ए दो कार्बन वाले कंपाउंड में ये बदल गए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आपको इसी बात को ध्यान में रखना है और समझना है। देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जी, अब आप यहां देख रहे हैं इधर H2O ऑक्जेलो एसिटेट 4 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाले एसिटाइल को ए के साथ जुड़ा H2O की प्रेजेंस में और सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट ऑफ 6 कार्बन, दैट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एस आपका क्रेब्स साइकिल। इसीलिए इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA, दैट इज आल्सो नेम्ड एज TCA। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हाँ, सिट्रेट उसी का ही फॉर्म होता है, सिट्रिक एसिड का ही। बेटा ये तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ाई है ना, जब आगे जब किसी के साथ भी साल्ट बन जाता है तो एक एसिड हट जाता है, एट जुड़ जाता है लास्ट में, तो सेम हुआ है इसमें भी वही। अब इसमें आप देखेंगे अगेन, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? ये हुआ आपका पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होगा? सिट्रेट बदल जाएगा सिस एकोनिटेज में, एकोनिटेज एंजाइम और एफियाइंस की प्रेजेंस में 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 6 कार्बन वाला कंपाउंड ही है, 6 एकोनिटेट। ठीक, फिर तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आप देखेंगे सिस एकोनिटेट एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में बदल जाता है। ठीक है, और ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब आप यहां देख रहे हैं सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बदलने में एक ही एंजाइम यूज हो रहा है, एकोनिटेज, और आयरन 2 पॉजिटिव
एक प्रिकर्सर की तरह यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, सिंगल एंजाइम फंक्शन टू डिफरेंट स्टेप्स। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये अच्छे तरीके से लॉक कर लीजिए, इसे बहुत आता है क्योंकि NADH बनता है इसके अंदर। देखिए आइसोसिट्रेट किस में बदल जाएगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, क्योंकि CO2 निकल गया, अब एक कार्बन निकल गया तो 6 में से एक गया, 5 बच गए, ठीक है। और NADH बनेगा यहां पर, NADP प्लस, NADH प्लस यहां पर बनेगा। तो कहां पर बनेगा, ये लॉक कर लीजिए अच्छे तरीके से, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलता है, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलता है। ये अच्छे तरीके से दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। NADH, NADH प्लस या NADH2 एक ही बात है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है, यहां पर फिर जब ये बदलेगा सक्सीनाइल को ए में, तब भी आपका एक CO2 निकलेगा और को एंजाइम ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा CO2 यहां निकल रहा है, ठीक है, और NADH बन रहा है अभी, NADH2। तो NADH2 एक तो बना आइसोसिट्रेट, जब बना अल्फा कीटोग्लूट्रेट में CO2 निकला, और ऐसे ही यहां पर ये दोनों स्टेप सेम है क्योंकि दोनों में ही NADH बन रहा है, दोनों में ही CO2 निकल रही है, लेकिन ये दूसरे वाले में को एंजाइम ए ऐड हो रहा है, ये डिफरेंस है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी भी हो गई, डिफरेंस भी हो गई, और यही हमारा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, अब उसके बाद कोएंजाइम निकल जाएगा, और यहां पर इसे हम कहते हैं सक्सीनाइल को ए से सक्सीनेट का बनना, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है ATP का। समझ में आ रही है बात। अब ये अलग अलग होता है, कहीं ना ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, कहीं इनुलिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, कहीं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ऑल आर इक्विवेलेंट टू ATP, ठीक है, ठीक है। ये एक के लिए दिखाया जा रहा है, सब में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के लिए ये होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनना, क्योंकि यहां पर FADH2 बनता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, ठीक है। FADH2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इससे आपका ETS में 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट सिंथेसिस फिर हो गया। अब फ्यूमेरेट में वाटर जुड़ जाएगा, फ्यूमेरेज की प्रेजेंस में ये मैलेट में बदल जाएगा। अब ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट का बनना, क्योंकि यहां पर फिर NADH बन रहा है, और जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गए हम। तो हमारे इंपॉर्टेंट जिनको हमें दिमाग में रखना है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट को क्यों दिमाग में रखना है, क्योंकि एकोनिटेज एक सिंगल एंजाइम है जो 2 स्टेप्स को आपका, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनाइल कोए, क्यों दिमाग में रखने हैं, दोनों में NADH बन रहा है। फिर तीसरा सक्सीनाइल से सक्सीनेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। उसके बाद सक्सीनेट से फ्यूमेरेट को, क्योंकि FADH2 बन रहा है, और फिर आपका मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट को, क्योंकि फिर आपका NADH बन रहा है, ठीक है जी। अब नेट गेन की बात करते हैं, नेट गेन ऑफ ATP की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझिए, सिंपल सा है। देखिए जी, सबसे पहला तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एक NADH, 1 से 2 से 6 बन गए यहां पर, ठीक है। तो 6 तो यहां बन गए, ऐसे ही 6 यहां बन गए, और
दो डायरेक्ट बन गए, 4 FeDH2 से बन गए, और 6 बन गए फिर ये NaDH2 से। तो 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 2 14, और 4 18, और 6 24। तो टोटल 24 ATP का यहां पर नेट गेन होता है। अब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। 22 ATP तो बन रहे हैं इनडायरेक्ट, दैट मीन्स थ्रू ETS, और दो बन रहे हैं ATP आपके डायरेक्ट, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है उसे। इसमें तो है ही पक्का, बुक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का नहीं दिया हुआ है वो डायरेक्ट वाले का, लेकिन इसमें तो बुक में भी दिया हुआ है, अभी मार्क कराऊंगा, बोल सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट्स इसके ऊपर बनेंगे। और दूसरा, भैया CO2 कहां कहां निकलता है? आपसे कहा था 3 CO2 निकलते हैं, देखो 3 CO2 निकल रहे हैं। एक CO2 यहां निकल गया, एक CO2 यहां निकल गया, एक CO2 यहां निकल गया। समझ में आ रही है बात? तो ये तीन कहां निकले, कुछ भरोसा नहीं है, यही पूछ लिया जाए कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला इवेंट आपको यही दिया ना कि 3 CO2 निकलेंगे, और आपसे पूछ लिया 3 CO2 विल रिलीज एज, तीनों स्टेप आपको दे दिए, दो तीन और फालतू दे दिए, उसमें से आपको सही ऑप्शन पिक करना। समझ में आ रही बात? तो यही ले दे के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, यही घूम फिर के क्वेश्चंस बनने हैं इसमें। इज इट क्लियर? चलें आगे। देखिए अब फोटो वोटो खींचना है तुझे है? हाँ तो बेटा वो है तो उसी का ही पार्ट ना, तो दो निकले। भाई एरोबिक में कहा है ना उसने, तो एरोबिक की बात करेंगे ना हम, तो उसमें एरोबिक वर्ड यूज किया है कोई? अगर उसको बाइफरकेट कर दें, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हो गया एक, और क्रेब्स साइकिल में हो गए दो। ठीक है, ये कौन सा खुल गया? ये कैसे दिखा रहा है? रिफ्रेश कर दो उसको। हाँ, कल भी खुला था। तो इस तरीके से ये क्रेब्स साइकिल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बुक में मार्क करते हैं जो चीजें बुक के लिए दी हुई हैं। सबस्ट्रेट लेवल भी दिया हुआ है, और उसमें एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसके लिए बहुत आता है। दोबारा भेज भाई। हो तो गया पासवर्ड तो। अच्छा, जल्दी कर दो जल्दी। इस वाले को कह रही थी? ये तो वही तो खुल रहा है ये बार बार, सेल डिवीजन।
चलो हो गया काम। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इसके तीन नाम हो गए। पहला टीसीए या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है जी। अब देखिए, देखो यहां पर शुरुआत से क्या कह रहे हैं, जो ओ ए के साथ एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ वाटर जुड़ता है और क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। कैटलाइज करता है सिट्रेट सिंथेज नाम का एंजाइम। ठीक है। और सी को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। सिट्रेट आइसोमराइज हो जाता है फिर आइसोसिट्रेट में। और दो सक्सेसिव स्टेप्स डीकार्बोक्सिलेशन के आ गया, देखो वही बात, टू सक्सेसिव स्टेप, लगातार दो स्टेप्स में CO2 निकलती है, डिकार्बोक्सिलेट, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल CoA। अब ये बड़ी मुद्दे की बात है, इसे अच्छे तरीके से लॉक कर लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, in the remaining steps of citric acid cycle, succinyl CoA is oxidized to OAA, allow the cycle to continue. During the conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. अब देखो दोनों अलग अलग चीजों को समझ लो भाई। देखो पहले वाला ये क्या कह रहा है, रिमेनिंग स्टेप सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनाइल CoA is oxidized to OAA, allowing the cycle to, OAA नहीं बनेगा तो साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है। दूसरा के ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज फॉर्म। अब आ गया देखो ये रहा, इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इन ए coupled reaction GTP is converted into GDP। ठीक है। with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। so also there are 3 point, मतलब कि ये आपका coupled reaction है, एक साथ ही होंगी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, GTP का बनना, और GTP तुरंत यूज होगा ATP को बनाने में। तो ये दोनों तो कहलाएंगी कपल्ड रिएक्शन, और जीटीपी का बनना कहलाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई, एक हो गई कपल्ड रिएक्शन वाली और एक हो गई आपकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली। ठीक है। ठीक है। अब देखिए वो दोनों चीज बताई दी इन्होंने, NADH बन गया, FADH2 बन गया। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ साइट acetyl CoA via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxalic acid, the first member of the cycle. In addition to it requires regeneration of NAD plus or FAD plus from NADH and FADH2 respectively। ठीक है, समझ में आ रही है बात भाई? वही तो बात है, दोबारा कह रहे हैं, वो बनना जरूरी है उसका। ठीक है। तो मेन मुद्दे की हमारे ये दो चीजें हो गई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा कपल्ड रिएक्शन। वो देखो, अब यहां से आप, अब इसमें तो ETS के थ्रू होगा ना, आगे पढ़ेंगे वो। ये नहीं तो करेगा, जब भी तो ATP बनेंगे। ठीक है। तो वो आगे फिर यहां यूज नहीं होंगे FADH2 और NADH2 बनाने में। ATS में NADH2 और FADH2 यूज होंगे ATP बनाने में, फिर वहां ये बन जाए, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, FAD प्लस में और NAD प्लस में। तो वो बने, ये एनर्जी रिच प्रोडक्ट ही तो है, और इनका काम क्या है, देखिए ओवरऑल रिएक्शन दे दी अब इसने। पायरुविक एसिड 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O
एडीपी फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 3CO2 देखो टोटल निकल गए, NADH4H+, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब we have till now seen that glucose has been broken down to release CO2, 8 molecules of NAD plus 2 molecules of FADH2 have been synthesized, just 2 molecules of ATP in TCA cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large number of ATP yet synthesized. Also, what is the role of, ठीक है, अब ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या रोल है O2 का और किस तरीके से NADH2 और FADH2 काम में आते हैं। तो देखिए, अब इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दो इंपॉर्टेंट चीजें अब हम डिस्कस करने वाले। देखिए 38 ATP भैया, 24 हुए ना, 24 और 6 30 लिंक पाथवे में, और 8 किस में बने, ग्लाइकोलाइसिस में। तो टोटल एरोबिक में है ना, खाली क्रेब्स साइकिल ही 38 थोड़ी दे रहा है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फाइनली क्रेब्स साइकिल के बाद CO2 में बदल रहा है, तो टोटल 38 ATP हमारे बन रहे हैं। 8 + 6 + 24। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, हार्ट मसल्स, लीवर मसल्स जो होती हैं, स्पेशली हार्ट मसल्स में, उसमें 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस को इनिशिएट करने में खर्च हो जाते हैं, तो वहां पर नेट गेन 36 ATP है। लेकिन आता नहीं है ये, क्योंकि बुक में कोई जिक्र नहीं है इसका, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिएगा इसको, 2018 के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, the following steps in the respiratory process are to release and utilize energy stored in NADH2 और FADH2। देखो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने जगह जगह से NADH+H+ लिखा है और FAD को FADH2 लिखा है, तो आप भी यही चीज ध्यान में रखना, NADH2 होता है लेकिन एनसीईआरटी कंसीडर नहीं कर रहा, तो आप उसी चीज को फॉलो करके चल, ये ध्यान में रखना। कभी ऑप्शन लगा लाओ NADH2 वाला, NADH2 वाला ऑप्शन लगाइए हो, मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी कंसीडर नहीं कर रही है, तो उस चीज को दिमाग में रखिएगा। ऐसा वर्ड प्ले बहुत खेलता है नीट, आपको भी उस चीज को ध्यान में रखना है। डीपी तो पहुंच गए तुम फोटोसिंथेसिस में, यहां NADH2 नहीं, ध्यान रखना NADH+H+ और FADH2। पी जहां लग जाएगा वो तुम्हारा NADP फोटोसिंथेसिस है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यही मेन ऑक्सीजन का काम है कि इलेक्ट्रॉन्स लेकर वाटर में बदलना। अब द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, ETS नाम देते हैं, ठीक है जी। अब इट इज प्रेजेंट, अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ETS कहां है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETS कहां है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान से मार्क करते हुए चलना है। देखिए जी, सबसे पहले आता है इसका देखिए जी,
सबसे पहले आता है जी इसका कि इसके अंदर टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस, और ईटीएस इज मेड अप ऑफ 5 कॉम्प्लेक्सेस। सॉलिड क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। अब देखिए जी कॉम्प्लेक्स 1 क्या है। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जैसे NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ये बना हुआ होता है FMN और FES से, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अलोंग विद दिस NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सब तीनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स 1। इसी तरीके से सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज में फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स अलोंग विद सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज मिलकर क्या कहलाएंगे? पानी रखा होगा जरा पीछे, बॉटल होगी मेरी यहां नीचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड है आपका साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स थर्ड इज साइटोक्रोम BC1। अच्छे तरीके से लिख लो, आना ही आना है इस पे क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स 3 क्या हो गया? साइटोक्रोम BC1, जिसमें क्या है? साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और इसके कंपोनेंट्स हो गए आपके साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B। कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B, 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं A और B। और कॉम्प्लेक्स 5 होता है ATP सिंथेज। अब जिसकी 2 यूनिट होती हैं आपको पता ही है, F0 F1। यहां C गायब हो जाएगा, अगर CF0 CF1 लिखा हुआ है तो वो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। ठीक है जी। अब पाथवे कैसे होता है ये समझ लीजिए, हाउ दिस पाथवे इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 में ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए कहां से? NADP प्लस, जब NAD प्लस जब NADH में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, NAD प्लस, हाँ NADH जब इसमें बदलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। वो रिसीव कर लिए किसने? FMN ने, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने, और फिर ये पहुंच गए यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन से रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन के पास। ठीक है जी, और ये पहुंच गए कॉपर सेंटर थर्ड, सॉरी वो कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, ठीक है। अब यही पाथवे पूछते हैं वो, और कोई सा भी गायब कर लेते हैं, कोई सा भी चिपका देते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स करना है। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स सेकंड से।
जो ऐसे बता रहा हूं दिमाग में वैसे ही रखना, तो आसानी से फिट हो जाएगा ये। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स सेकंड। NaDH किसमें, वो FeDH2 किसमें बदला, FeD में। इलेक्ट्रॉन्स ले लिया FeD ने, वहां से चले आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यूबिक्विनोन, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, फिर ये पहुंच गया किसके पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी, दोनों से कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी पर दोनों से इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो पास करेगा उन्हें आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम सी ले जाएगा इसे कॉपर सेंटर ए, फिर साइटोक्रोम A1, फिर ए, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर सेंटर बी। और यहां पर इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक। अब इसके अलावा अब ये दो हाइड्रोजन आयंस ये पहुंच गए किसके पास, अब आयन चैनल वाला खेल चालू हो जाएगा यहां। ठीक है। और ये क्या बना देगा, जैसे ही वो F0 से F1 की तरफ मूव करेंगे, क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा। और उस एटीपी सिंथेसिस का काम किसका है, एटीपी सिंथेज का, और जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो बेटा जी, अब ये आप देख रहे हैं ऊपर से ही H+ चलते हुए आ रहे हैं, ध्यान से आप देखोगे तो ये वही, अब ये 4 के हिसाब से इन्होंने दिखा रखा है। दो यहां ये आपके बन गए, दो तो यूटिलाइज हो गए, दो बचे। ये देखो दो यूटिलाइज हो गए ना, एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए दो बचे हैं, वो दो आगे पहुंच जाएंगे। क्या चीज, वो तो रिडक्शन उसी बेसिस पर चल रहा है ना, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो रिड्यूस्ड वाला तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से रिड्यूस्ड है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। यहां दो यूटिलाइज हो गए एक वाटर मॉलिक्यूल बनने में, दो बचे, दो आगे आपके चले जाएंगे चैनलाइज करने के लिए, F0 से F1 में पास होंगे ये और एटीपी बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर मुद्दे की बात अलग ये आती है कि भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमने पढ़ा कि जी NaDH तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है और FeDH2 2 बनाता है। क्यों, पीछे बुक रखी हुई है देखे, ऊपर से तीसरे खाने में जो पतली वाली बुक है लेफ्ट साइड में बिल्कुल। तो अब इस पिक्चर को हम सोचेंगे, देखो वैसे ही चलना है जैसे मैंने बताया था, मेन मुद्दे की बात वही है, फर्स्ट से शुरू होके सेकंड पर, थर्ड से शुरू होके सेकंड पर, सेकंड आएगा फोर्थ में, फर्स्ट से थर्ड में, सेकंड से थर्ड में, और थर्ड आएगा फोर्थ में। बेटा थर्ड, ऊपर से थर्ड, इसमें सबसे कोने वाली लेफ्ट में। हम्म, ठीक है। अब ये एक से तीन क्यों और एक से दो क्यों, NaDH से तीन क्यों और FeDH2 से दो क्यों। देखिए जी, सबसे ऊपर लिखिए सबस्ट्रेट इन द मिडिल, उसके उससे दो ब्रांच निकाल दीजिए, एक को कहिए लेफ्ट साइड वाले को कॉम्प्लेक्स 1, राइट साइड वाले को कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स 2।
कॉम्प्लेक्स 1 में एरो लगाकर FMN लिखिए, FMN। कॉम्प्लेक्स 2 में एरो लगाकर FAD लिखिए। ठीक है जी, FMN आया NADH2 से, NADH, और वो आया आपका FADH2 से। ठीक है जी। अब दोनों को एक साथ ले आइए, बीच में लिखिए कोएंजाइम Q। ठीक है जी। अब जब FMN से कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस Q, तो यहां पर बनेगा भैया एक ATP। FMN से जब आएंगे, FAD से आएंगे नहीं, FMN से आएंगे, FMN वाली तरफ एक ATP बनेगा, FAD वाली तरफ नहीं बनेगा। ATP, ADP तो बनता ही नहीं है बेटा, ATP लिखना है। उसके बाद फिर कोएंजाइम Q से ये चला गया साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम BC1 को। उसके बाद चला गया वो साइटोक्रोम C को, उसके बाद चला गया साइटोक्रोम A को। ठीक है, फिर चला गया A3 को, और फिर इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, वाटर बन गया। ठीक है। अब जब BC1 से C को जाएगा तब एक ATP और बनेगा, और ऐसे ही साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 को जाएगा तब एक ATP और बनेगा। पहला बनेगा BC1 से C को, तब एक ATP बनेगा। फिर साइटोक्रोम A से A3 को जाएगा तब एक ATP और बनेगा। तो अब आप देखेंगे तो NADH2 की तरफ से 3 हो गए और FADH2 की तरफ से 2 हो गए। एक एक्स्ट्रा कहां बन रहा है, जब FMN से किसको जा रहा है, Q को, वहां नहीं बनता, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। बाकी दो तो कॉमन ही है जो दोनों में ही बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, NADH2 से ही 3 क्यों, FADH2 से 2 क्यों, लेकिन कोई जिक्र बुक में नहीं है इसलिए चांसेस नील है आने के। फिर भी मैंने आपको बता दिया चांसेस नील है। हाँ? ये खिड़की पे है आवाज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर आप नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मार्क करना है, और वो क्या है देखिए। यहां से आप देखेंगे कि ऑल्दो एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। ठीक है जी। Yet the presence of oxygen is vital since it derives whole process by removing hydrogen from the system। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोल है ऑक्सीजन का, यही रोल है एरोबिक में, यही मेन रोल है, वो भी टर्मिनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए फाइनल आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर। नीट के लिए जानदार क्वेश्चन, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। नेक्स्ट, अनलाइक फॉस्फोराइलेशन वेयर लाइट एनर्जी, फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट एनर्जी यूज हो रही है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और वहीं हम उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम देते हैं। समझ में आ रही है बात। फोटो मीन्स सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां पर से कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने समझा था, उसी तरीके से सेम वैल्यू यहां है इसकी, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये मार्क कर लिए। नेक्स्ट देखिए जी, अब यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। अब वहां पर आपने देखा था कि जो हाइड्रोजन आयंस पास हो रहे थे वो स्ट्रोमा से, सॉरी, ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ पास हो रहे थे। यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स की तरफ होंगे। यही आने हैं, इसलिए लिखते चलो, दिमाग में बैठाते चलो। वहां पर क्या था, ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, यहां है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बल्कि इनर से भी अंदर क्या है आपका, वहां से ये यहां से इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। और दूसरा अंतर, वहां सी एफ नॉट लिखेंगे, यहां पर F0 F1 लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज पहले ही बता चुका हूं। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर, वही F1 F0। F1 हेड पीस इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। F1 को दूसरी नाम से भी जान सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब यही चीजें उठाता है बस नीट। नेक्स्ट, कंटेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, F1 पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो साइट प्रोवाइड कर रहा है एटीपी बनाने की, और ये F0 क्या कर रहा है, दैट प्रोवाइड चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोटॉन कहां से आ रहे हैं, से मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है जी। तो पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब यहां पर यह भी बात ध्यान रखनी है आपको, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H प्लस पासिस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमीडिएट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, ठीक है भैया। अब 2 लिख रहा होगा, दिखाया था। अब फिलहाल इसमें तुम 2 के हिसाब से ही दिमाग में रखो। इन्होंने अब इसमें क्या चेंजेस करे हैं, ये समझ से बाहर हो रहा। 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे अब, ये है बस। वहां हाफ O2 दिखाया था, देखो आ गई बात, ठीक है। यहां देखो आप, हाफ O2 है, तो एक O2 बनाने के लिए 4 हो गए ना, ये पूरे के हिसाब से दिखा दिया इन्होंने। एक ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन दिखा दिया इन्होंने, तो हाँ हाँ, तो अरे वो क्यों नहीं बचेंगे, 2 स्टेप में होगा ना। 2H प्लस का एक साथ, 2H प्लस का एक साथ, कंप्लीट 4H प्लस का हो गया ना एक O2 के लिए। एक के साथ आधा O2 लग रहा है, तो ठीक तो हो गया। जरूरी है एक ही बार में रिएक्शन कंप्लीट हो भाई, 2 स्टेप में भी तो हो सकती है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, एक के लिए। हाँ, तो उसी हिसाब से इसको 2 में बाइफरकेट कर लो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो 4H प्लस का हो गया स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसको नाम दिया जाता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है, अब यहां पर कुछ दिमाग में हमारे कंफ्यूज वो बन जाएंगी कि जी एक के बाद एक स्टेप होते हैं जी। अब ये सारी चीजें वही कह रहे हैं कि सर्टेन एजम्पशंस ओनली, ठीक है, दिमाग में एजम्पशंस बन जाती है क्या, कि ये सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली मैनर में होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर ETS,
ठीक है। दूसरा, NADH synthesized in glycolysis refer transferred into mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. None of the intermediates synthesize any other compound, ठीक है, और only glucose is being respired, ठीक है। अब देखो ये चारों के लिए लास्ट में क्या कह दिया इन्होंने, चारों के लिए लास्ट में क्या कह दिया, बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन ए लिविंग सिस्टम। All pathway work simultaneously, do not take place one after another. Substrate enter the pathway and withdraw as from it when necessary. एंटर भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means, yet it is useful to do the exercise to appropriate. मतलब दिमाग में हम रख सकते हैं, लेकिन कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शरीर की या ऑर्गेनिज्म की जरूरत के बेसिस पर चीजें इफ एंड बट हो सकती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, तो अब आपका देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये एरोबिक और एनारोबिक में यानी कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस दे दिए इन्होंने कि फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, केवल 2 ATP बन रहे हैं, और इसके अंदर CO2 उसमें 38 और CO2 और उसमें बदल रहा है, वहां बदल रहा है वो एल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन नेट गेन 2 ATP का, ईच मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, ठीक है। मैनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड अंदर, इसमें 38 बन रहे हैं। NADH is oxidized to NADP plus rather slowly in, however the reaction is very vigorous in case of, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड लास्ट टॉपिक, एम्फीबॉलिक पाथवे। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि शरीर की जरूरत के हिसाब से कई बार ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन रेयरली, जब शरीर के पास ग्लूकोज नहीं है। पहली चाहत तो ग्लूकोज ही है, अब वो क्यों है वो भी रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट में आप बात को समझेंगे। तो देखिए जी इसमें स्पेशली दिया हुआ है, देखो ये आ गया पॉइंट यहां पर कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि फैट्स या तो बदल जाए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में और शामिल हो जाए 3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में, और फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाए, या डायरेक्टली एसिटाइल कोए में बदल जाए। ऐसे ही प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड सीधा पायरुविक एसिड में, और ये एंटर हो गया, ठीक है। इसलिए एम्फी, एम्फी मीन्स बोथ, तो मतलब मोर देन, ग्लूकोज के अलावा भी और हमारे सब्सटेंसेस यूज हो सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए, इसमें क्या क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज इज फेवर्ड, देखो आ गया, फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। Other substrate can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. आपको बता दिया वो अलग अलग जगह से हो सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं फैट्स would needed to be break down into glycerol और fatty acids, ठीक है जी, और या वो एसिटाइल कोए में बदलेंगे, वही चीज ये कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, since respiration involves breakdown of substrates and the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process, the respiratory pathway, understand, we have discussed that which points in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used derived energy. What is important to recognize that these every compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of acid, these said substrate, hence fatty acids would be break down to acetyl CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acids and acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it.
तो हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन और सिंथेसिस। तो एम्फी का मतलब यहां पर यह है कि जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो। या एम्फीबॉलिक का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग, ये तो ये एक भ्रम दिमाग से निकालने की जरूरत है कि जिसमें भाई हम मानकर क्या चल रहे हैं कि कैटाबॉलिक होता है जी रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक नहीं है, एनाबॉलिक भी है। वो जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से चीजें होती हैं। तो यहाँ एम्फीबॉलिक का मतलब समझ में आया, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन वो। भाई ये आप देखो ना, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, तो सिंथेसिस हो गया नहीं हो गया, और जब जरूरत पड़ेगी, भैया जरूरत के हिसाब से है, जरूरत पड़ेगी तो एसिटाइल कोए फैटी एसिड्स में बदल जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी बात को कह रहे हैं शरीर की जरूरत के ऊपर है। इस सेंटेंस को समझिए क्या कहा है इसने कि what is important to recognize here that is these where every compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrates, hence fatty acids would be broken down to acetyl CoA before entering, or it is used as substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl CoA would be withdrawn from respiratory pathway for it, वहां उल्टा हो जाए। तो ये जरूरत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वही चीज ये बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम एम्फीपॉलिक पाथवे नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2 रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज catabolism and synthesis is anabolism. Because the respiratory pathways involved in both anabolism and catabolism, that's why it is considered as amphibolic pathway rather than catabolic. ठीक है, last topic is RQ, respiratory coefficient. Respiratory coefficient is simplest ratio of volume of CO2 evolved to volume of O2 consumed. ठीक है जी। अब ये बेस्ट क्यों है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि जितनी O2 चाहिए उतनी ही CO2 निकल रही है, तो डिवाइडेड बाय, तो RQ क्या आ गया 1। तो शरीर का ना फायदा ना नुकसान, लॉस में नहीं है शरीर। वहीं प्रोटीन्स के लिए आप देखेंगे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रही है फैट के लिए, तो कहीं ज्यादा CO2 यूज हो, ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, और CO2 उससे कम निकल रही है। ठीक है, तो 0.7, और वहीं प्रोटीन का 0.9 आता। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में यही सेंटेंस आपको दे रखा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन वन, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड। अब यही आ गया वाई, ऑप्शन दे दिए तो आप जानते हैं RQ इज लेस देन 1, या O2 और CO2 के बेसिस पर दे दिया कि भाई O2 इज ग्रेटर देन CO2, CO2 इज ग्रेटर देन O2, बराबर है, बन गया ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, सो दैट्स ऑल अबाउट। अब आपका एक चैप्टर इसमें और बचता है, और वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको कल निपटाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक बड़ा चैप्टर है और बड़ा धांसू चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जिनको बड़ा अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो NCERT में बिल्कुल छुपे हुए, तो उन छुपे रुस्तम को भी बाहर निकालना है, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स में छुपे रुस्तम को बाहर निकाला, तो उसी तरीके से उसमें भी हमारे बहुत सारे पॉइंट हमें फोकस करने। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। आज इसको ढंग से कंप्लीट करिए, एक एक चीज को बार बार लिख कर देखिए, क्योंकि बायोलॉजी में जितना आप टेक्स्ट पर मेहनत करेंगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व के होने के चांसेस बढ़े। इसमें तैयारी टेक्स्ट के बेसिस पर ज्यादा बेहतर है।
सो डू दैट पॉजिटिवली। कल मिलते हैं फिर 7 बजे और अगले चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश